गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो आपकी डेट शीट भी आ गई है फाइनली 12th की। अब आपकी लाइफ की तो सारी अनसर्टेनिटीज खत्म हो गई, राइट? हाँ जी, चलो बताओ बच्चों इसमें। करंट ए पार्ट। बच्चों सुन रही है मेरी आवाज? करंट ए पार्ट, एनी डाउट्स? फर्स्ट का आंसर a meter is to be used in place of voltmeter. Then we must connect with a meter. Okay, so what they mean is कि मतलब कि आप वोल्ट मीटर की जगह अमीटर यूज करना चाहते हो, मतलब काम उससे वोल्ट मीटर का ही करवाना है। मतलब कि क्वेश्चन है कि अमीटर में क्या चेंज लेके आए जिससे कि वो वोल्ट मीटर वाला काम करे। ठीक है, मतलब यू नीड टू कन्वर्ट अमीटर टू वोल्ट मीटर। उसके लिए क्या करना होगा बच्चों? वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं? सीरीज में, राइट? लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सी आएगा इसका। ठीक दिया होगा, गलत दिया होगा बच्चों? ओके, आगे बच्चों। Fourth question you can leave. This is not in syllabus now. Fourth and fifth both not in syllabus. एट्थ भी नहीं करना, सेवेंथ भी नहीं करना रादर। सिक्स्थ क्वेश्चन, लेंथ 100 है, EMF of its standard cell is E. तो जो इसका मतलब समझ लो, उसी में गलती की होगी। E जो है बेसिकली वो प्राइमरी सेल की
ईएमएफ है। ठीक है, ये इसकी लेंथ 100 दे दी आपको। यहाँ पे आपने दूसरी बैटरी लगाई है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसका बैलेंस पॉइंट 30 है। तो ये ई डैश आपको ढूंढना है। तो इधर से करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा होगा, और हमें पता ही है कि नल पॉइंट पे, मतलब सेकेंडरी में तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। तो प्राइमरी सर्किट की क्या इक्वेशन बन गई? E माइनस रो 100/A इंटू आई इज इक्वल टू 0। सेकेंडरी की बन गई E डैश माइनस रो 30/A इंटू आई इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो डी आंसर बन जाएगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में बाई चांस ऐसा है कि अगर आप मतलब वो गलत फॉर्मूला भी लगा देते, E1/E2 इक्वल टू L1/L2, तो भी आंसर आ जाता आपका, राइट? मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि वो गलत है? हाँ बच्चों, गलत क्यों कह रहा हूँ उसको? क्योंकि वो जो फॉर्मूला था E1/E2 इक्वल टू L1/L2, वो सिर्फ तब लगता है जब आप मतलब दोनों सेल्स आपके सेकेंडरी में ही हो, कि भाई सेकेंडरी में पहले E1 लगाया फिर E2 लगाया और फिर उनकी लेंथ देखी। वहां पे कोई भी सेल प्राइमरी में नहीं था, याद है? 12th क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो गया देखो, 2 और 6 पैरेलल में हो गए, फिर उनके साथ 1.5 सीरीज में हो गया, और इस पूरे के साथ 3 पैरेलल में हो गया। उससे निकाल लो। सिक्सटींथ नहीं करना, 7 ये 18th नहीं करना, 19th नहीं करना। 17th क्वेश्चन कैसे होगा ये बच्चों? मतलब साथ में हीट चैप्टर का भी कंसेप्ट यूज हो गया। देखो, वाटर को आप हीट कर रहे हो 10 to 40, तो पावर क्या है? 836, वो हो गई डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और डेल्टा क्यू में क्या डाल दोगे? MC डेल्टा टी, उससे निकल आएगा। ठीक है, आगे बच्चों। थर्टींथ क्वेश्चन, आपको कहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस S है, पैरेलल की P है, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ N। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बन गया? R1 plus R2, दिस इज इक्वल टू N टाइम्स
द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बन गया? R1 R2 R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये इस पे बच्चों आप AMGM लगा दो तो 2 आ जाएगा आपका आंसर। थर्टी वन नहीं करना। ट्वेंटी वन। आपको कहा है कि कॉइल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया और बस उसे एक तो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया तो उसकी रेजिस्टेंस हाफ रह गई। तो हीट क्या हो गई? V तो सेम रहेगा, है ना? वो तो आपकी सप्लाई वोल्टेज जो 220 है वो तो वही रहेगी, तो V²/R। R हाफ हो गया तो हीट डबल हो जाएगी 21 में। ट्वेंटी टू, आपको कह दिया कि राइट साइड वाले सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा, राइट? तो इसका मतलब जो करंट है वो ऐसे ही चला गया। तो अब आपकी दो किरचॉफ बन गई बच्चों। देखो, जो राइट साइड वाला लूप है उससे क्या बन गया? IR = 2। लेफ्ट साइड से बन गया 12 - 500I - IR = 0। उससे आपका R निकल आएगा। ट्वेंटी थ्री, तो आप देखो बच्चों, वो पहले उसकी क्या रीडिंग है? अब देखो क्या कहा है, 2 डिविजन्स/मिलीवोल्ट। तो एक डिवीजन के करस्पॉन्डिंग कितनी है? 0.5 मिलीवोल्ट। ठीक है, अब करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बताओ, आपको ये दोनों क्यों दी हुई हैं, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी? इससे आप क्या निकाल सकते होगे? इसके फॉर्मूलाज याद है? वैसे बेसिकली वो मैग्नेटिज्म चैप्टर में थे। अगर करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दी हो तो उससे आपका G निकल आएगा। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, एक बार G आ गया तो अब आपने वोल्टेज को कितने से कितना चेंज करना है? 0.5 से 1 करना है। तो अब आपका वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि 1 = 0.5 × G + S। तो उससे S निकल आएगा आपका। आगे बच्चों,
Two sources of equal EMF are connected to an external resistance R. तो बस बच्चों सर्किट बनाओ। ये R है, उसके साथ एक ये लगा हुआ है E एंड R1। ठीक है, तो आपको R की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो सबसे नीचे वाली ब्रांच है, इसमें अगर हम करंट I2 मान लें, इसमें बच्चों एक कंफ्यूजन है छोटी सी। वो ये है कि कहीं मेंशन्ड नहीं है कि सीरीज में है या पैरेलल में। एंड ये पैरेलल पॉसिबल नहीं है बच्चों, पैरेलल पॉसिबल नहीं है। आप देखो क्यों। अगर पैरेलल में होंगे तो फिर अगर सबसे नीचे वाली ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो उससे ऊपर वाली में भी जीरो होगा, और फिर तो जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस है मतलब उसके अक्रॉस भी जीरो होगा। तो विच इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, वो पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि मतलब सबसे नीचे वाली ब्रांच में अलग करंट है, ऊपर वाली में अलग करंट है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट ना जाए। तो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो तो अगली ऑप्शन बन गई है। ठीक है, तो अब आप इस केस में अब आप करंट निकाल सकते हो। आपको ये कह दिया कि R2 वाले के अक्रॉस जीरो है पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको ये पता चल गया कि अब करंट आई तो सेम ही होगा। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि जो करंट आई है वो कितना होएगा, E/R2 होगा, है ना। तभी वो उसके अक्रॉस जीरो होएगा। मैंने क्या किया, टर्मिनल वोल्टेज E-IR को जीरो कर दिया, तो आई निकल आया। अब आप बड़े लूप में पूरे में किरचॉफ लिख दो, उससे आपके पास आर की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, आगे। ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
आपको कहा है कि हॉट फिलामेंट की रेजिस्टेंस 10 टाइम्स होती है कोल्ड रेजिस्टेंस के, ठीक है। और आपको कह दिया कि वो एक 100 वॉट बल्ब है, ठीक है, 100 वॉट 200 वोल्ट। तो बच्चों आपने ये सोचना है कि जब हम वो फॉर्मूला लिखते हैं अपना पावर इक्वल टू V²/R, राइट, इसमें वो पावर 100 पुट करेंगे हम, है ना। तो बस ये सोचना है कि ये पावर 100 कब है, मतलब जब वो ठंडा है या जब वो गर्म है। बताओ बच्चों। हॉट, राइट, मतलब बल्ब हीट अप हो जाता है। हमें तो मतलब बल्ब की फाइनल आउटपुट से मतलब है ना। जब हम कहते हैं कि भाई 100 वॉट पावर दे रहा है बल्ब, मतलब वो फाइनली 100 वॉट दे रहा है कि जब उसकी रेजिस्टेंस हीट हो गई उसके बाद वो 100 दे रहा है। तो मतलब ये जो निकलेगी यहां से वो कौन सी निकलेगी, हॉट वाली। और हमें कौन सी पूछी है, कोल्ड वाली। तो हम क्या करेंगे, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। ये एक बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 देखो, बहुत अच्छा है। इससे पहले और कोई है, देखो। 34th, three resistance PQ are connected in three arms. Fourth arm is formed by condition। कुछ मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, है ना। मतलब ऑप्शंस देख के ये पता चल रहा है कि मिसप्रिंट ये है कि लिखा हुआ है कि फोर्थ आर्म इज फॉर्म्ड बाय taking two resistances S1 and S2 in parallel। Isn't it? तो मतलब बस आपने अब क्या कर देना है, P/Q इक्वल टू R/S, और S में क्या डालना है, S1 S2 का पैरेलल। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 39 देखो। हमें कहा है कि करंट आई ए से एंटर कर रहा है, डी से निकल रहा है, बी और सी के बीच में वोल्टेज पूछी है। हमें स्टेप्स बताए हैं। हमें कहा है कि जो करंट आई एंटर कर रहा है, ये मान लो कि वो ऐसे हेमिस्फेरिकल सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब आपको कहा है कि फील्ड ढूंढ लो डिस्टेंस आर पे यूजिंग ओम्स लॉ इक्वल टू रो जे, वेयर जे इज द करंट पर यूनिट एरिया एट आर। तो अब ये करंट बच्चों कितने एरिया में फैल गया, 2πr²। तो जे क्या हो गया, I/2πr², ठीक है ना। तो इससे अपना ई निकल आया रो जे पुट करके।
अब हमें कहा है कि फ्रॉम द आर डिपेंडेंस ऑफ ई ऑब्टेन द पोटेंशियल एट आर। तो अब ई आ गया, अब ई से आप क्या निकालोगे? वी। वो कैसे निकलेगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ठीक है, अब हमें कहा है कि सेम चीज आप करो। मतलब ये तो हमने किसके लिए निकाला? फॉर करंट एंटरिंग। यही सेम प्रोसेस करो फॉर करंट एग्जिटिंग। और क्या क्या कुछ पूछा हुआ है? तो बच्चों, सबसे पहले तो 40th कर लेना चाहिए, है ना? 40th तो सीधा निकल ही आया, सी। और अब आपको बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले बी का पोटेंशियल निकालोगे आप। अब अब बी का जो पोटेंशियल निकलेगा वो मतलब करंट एंटरिंग और करंट एग्जिटिंग दोनों के कारण निकलेगा। ठीक है, लाइकवाइज सी का पोटेंशियल करंट एंटरिंग और करंट एग्जिटिंग दोनों के कारण निकलेगा, और फिर आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, या ऐसे कह लो कि मतलब पहले करंट एंटरिंग के कारण बी पे निकाल लिया और सी पे भी निकाल लिया, फिर करंट एग्जिटिंग के कारण बी पे भी निकाल लिया और सी पे भी निकाल लिया, और फिर उन दोनों का डिफरेंस ले लिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेंस के हिसाब से तो इट इज टू टफ। आगे। 36 क्वेश्चन,
रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड वर्क डन बाय बैटरी। स्टैंडर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज क्या हो गया, सीवी। तो ये 1/2 आ जाएगा। फोर्टी टू बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है अगेन, और मतलब बिल्कुल सही दिया हुआ है उन्होंने। ये जो हम फॉर्मूला है बच्चों, हम ये यूज तो करते हैं, R = R0 इंटू 1 + α∆t। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला बच्चों स्मॉल चेंजेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अब मजेदार बात ये भी है कि हमने बहुत बार क्वेश्चंस में ये बिना सोचे किया भी हुआ है। मतलब ये जो स्टेटमेंट 1 अगर लिखी होती, अगर हमसे पूछा जाता तो हम ऐसे ही करते जैसे इन्होंने दिया हुआ है। बट इन रियलिटी ऐसा ही है कि ये स्मॉल चेंजेस के लिए ही एप्लीकेबल है। अब क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट 2 में ये दे ही दिया है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मतलब जब कुछ मेंशन्ड नहीं होता क्वेश्चन में, तो हम उस फॉर्मूला को लगा देते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती। बट असली में ये फॉर्मूला जो है वो स्मॉल चेंजेस के लिए ही एप्लीकेबल है। बच्चों इस क्वेश्चन से वैसे ही मेरे माइंड में आया, आपको पता है कि अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में असर्शन रीजन आएंगे। मैं मतलब एग्जैक्ट नंबर भूल गया, कुछ ऐसा है कि शायद 10 सिंगल चॉइस और 5 असर्शन रीजन है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। मैं आपको अगली बार बता दूंगा एग्जैक्ट पैटर्न, पर है पक्का, ये मुझे याद है। असर्शन रीजन, आपके बोर्ड एग्जाम्स में असर्शन रीजन क्वेश्चंस आएंगे। आपके लिए तो अच्छा है, मतलब जितना कम लिखना पड़े, जिसमें सीधा आंसर मार्क करना पड़े, इट इज गुड फॉर यू। डन बच्चों। 45th। विच ऑफ द बल्ब्स विल फ्यूज। कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा बच्चों, जिसके अक्रॉस वोल्टेज उसकी रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चाहे वोल्टेज कह दो चाहे करंट कह दो, कि करंट रेटेड करंट से ज्यादा हो जाएगा। नाउ हाउ विल यू चेक दिस। देखो बच्चों, आपको सर्किट बनाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 440 का आपने सर्किट बनाया। एक बल्ब की रेजिस्टेंस हो गई V²/P। 440² / 25। दूसरे की हो गई 400² / 100। ठीक है, तो बेसिकली हमें बच्चों ये देखना होगा कि
देखो अब क्या हुआ कि अब सर्किट में करंट कितना हो गया। सी वी वोंट सॉल्व, हम बस ऐसे ही लिखते जाएंगे। 440 नहीं बचो, सॉरी, ऊपर 220 स्क्वायर और 200 स्क्वायर रहेगा। तो ये करंट हो गया, ठीक है। अब जैसे अगर आपको देखना है कि पहले बल्ब के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, तो वो क्या हो गई, ये करंट इनटू उस बल्ब की रेजिस्टेंस। राइट। तो अब फिर आप चेक करोगे कि वो जो वैल्यू आती है वो 220 से कम आती है, ज्यादा आती है, ठीक है। तो आप ऐसे ही दोनों बल्ब्स के लिए वैल्यू चेक करोगे, अगर जिसकी भी ज्यादा आएगी वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अब 44th स्टैंडर्ड आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन। अगर लेंथ 1% से बढ़ेगी 0.1% से, तो एरिया 0.1% से कम होएगा। राइट। तो एरर्स वाला मेथड लगा के फिर निकल आएगा। हाँ बच्चों, कैपेसिटर्स। अच्छा, कैपेसिटर से तो सही क्वेश्चन है। गुड। तो D/3 थिकनेस में आपने 3 भरा है, और दूसरे वाले में 6 भरा है। तो ये बच्चों थिकनेस वाले केस में क्या फॉर्मूला बन जाता है जब ऐसे मल्टीपल फिल किया होता है? एप्सिलॉन नॉट ए ओवर, याद है क्या फॉर्मूला था? D1/K1 प्लस D2/K2 प्लस ऑन, है ना। तो ये बन गया एप्सिलॉन नॉट ए ओवर D/9 बन जाएगा, और दूसरा PD/9 बन गया। तो ये बन गया 9 एप्सिलॉन नॉट A/2D।
अब आपको ये बताया हुआ है कि अगर कुछ ना होता तो 9 थी, तो मतलब ये जो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, इसकी वैल्यू तो आपको 9 बताई हुई है, तो 9 × 9/2 होगा। ये सीरीज में होंगे कैपेसिटर्स क्योंकि एंड टू एंड कनेक्टेड है। बच्चों, कैपेसिटर्स के लिए जो मतलब आपको सबसे इंपॉर्टेंट दो कंसेप्ट्स हैं जो आने चाहिए आपको। एक कंसेप्ट है शेयरिंग ऑफ चार्जेस वाला, राइट? सबने किया हुआ है ना कि एक कैपेसिटर के साथ दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया तो क्या चार्जेस आ जाते हैं। उसमें हम ये भी निकालते हैं कि कितना हीट लॉस हुआ। एक तो वो वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है ये डाइलेक्ट्रिक्स वाला, मतलब पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक्स, उसमें कैपेसिटेंस निकालना। ठीक है ना। एक आप सबको वो याद होगा कि मतलब वो जो हम बात करते हैं कि मतलब कब पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, कब चार्ज कांस्टेंट रहता है ना। जब आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, जब बैटरी से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। और बताओ बच्चों क्या करना है। करंट का भी पार्ट। बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 ओम वाले में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। दोनों लूप्स हैं अपने अलग अलग, उनमें अपना करंट फ्लो करेगा। थर्ड क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने पक्का लिखा हुआ होगा कि किस केस में मीटर ब्रिज में एरर सबसे कम आता है। जब नल पॉइंट क्लोज टू मिडल ऑफ वायर होता है। बच्चों नहीं लिखा हुआ प्लीज नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका एरर सबसे कम तब आता है जब जो नल पॉइंट है वो मिड पॉइंट के आसपास आता है। ठीक है जी। आगे बच्चों।
7th क्वेश्चन क्या कहा है आपको? मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, नल पॉइंट ढूंढना है। नल पॉइंट ढूंढ लिया। अब हमें कहा है कि अननोन रेजिस्टेंस को आपने बेसिकली उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। बट हम कह रहे हैं कि नल पॉइंट वहीं पे ही आए जहां पहले आना चाहिए था, ठीक है। तो अब नल पॉइंट उसी जगह पे कैसे आएगा? मतलब नल पॉइंट अगर आप उसी जगह पे चाहते हो तो आप बेसिकली चाहते हो कि जो आपकी रेशियो है x/r, है ना, कि भाई जहां पे आपका x नॉन रेजिस्टेंस है, अननोन है सॉरी, r नोन है, आप इस रेशियो को सेम रखना चाहते हो, ठीक है जी। अब हमने किया क्या है कि इस x को हमने बढ़ा दिया। तो अगर x को बढ़ाया है हमने, तो रेशियो सेम रखने के लिए r को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गई, स्टेटमेंट 2 ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। टेंथ क्वेश्चन, ओम्स लॉ वेरीफाई करना है। टेस्ट रेजिस्टेंस है हाई रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर वी। ओके ओके। तो बस इसमें अब आपको क्या करना है, बेसिकली आप क्या चाहोगे कि आप टेस्ट रेजिस्टर के थ्रू बच्चों करंट मेजर करना चाहते हो और वोल्टेज मेजर करना चाहते हो, है ना। तो बेसिकली इनडायरेक्टली आपको क्या कहा है कि आपका एक डिवाइस, मतलब एक गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर की तरह काम करना चाहिए और एक गैल्वेनोमीटर अमीटर की तरह। तो क्लियरली फिगर से पता चल रहा है कि कौन से वाले को आप अमीटर बना रहे हो और कौन से वाले को वोल्ट मीटर। बताओ अमीटर किसको बना रहे हो? हाँ बच्चों बताओ, किस वाले को मीटर बनाया हुआ है, G1 या G2? अच्छा खैर, कुछ में G1 है कुछ में G2 है। मतलब चलो ये बताओ कि जो सीरीज में लगा हुआ है वो अमीटर होना चाहिए या वो वोल्ट मीटर होना चाहिए? जो RT के साथ सीरीज में लगा हुआ है। बोलो भाई। जो RT आपका है टेस्ट रजिस्टर, उसके साथ जो आगे मतलब लगा हुआ है, मतलब ये वाला, ये जो मैंने रेड किया है, ये वाला डिवाइस क्या होना चाहिए, अमीटर या वोल्ट मीटर? अरे कोई तो बोलो। अमीटर, है ना। अमीटर में क्या होता है? अमीटर कैसे बनता है? लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, राइट। तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली ए और बी ऑप्शंस तो नहीं बची, सी और डी में से देखें हम तो लो वाली कौन सी थी? R2 थी, है ना। तो और दूसरा भी चेक हो गया, जो वोल्ट मीटर बन गया दूसरे वाला, उसमें लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज होनी चाहिए थी, तो R1 सीरीज में लग गई, राइट। तो इसलिए सी आंसर बन जाएगा।
आगे। तो ये स्क्वायर शीट है, राइट? तो रो एल बाय ए आपको लगाना है। इसमें करंट कितनी लेंथ के लिए ट्रैवल कर रहा है? एल के लिए, मतलब करंट ऐसे जा रहा है। और एरिया क्या बन गया? एल इंटू टी, तो 1/t आ गया। तो सी आ जाएगा आंसर। डन बच्चों? 12th में बच्चों एंड करेक्शन अगर दी हो तो उसको हम ऐड कर देते हैं वैल्यूज में। मतलब इफेक्टिवली जो आपकी लेंथ्स बन जाएंगी वो असली में जो वैसे दी हुई है लेंथ्स, वो तो आपकी 52 और 48 हो गई। ठीक है, तो व्हाट यू विल डू इज एंड करेक्शंस को ऐड कर देते हैं हम। मतलब याद करो, जैसे वेव्स वाले चैप्टर में भी हम ये करते थे कि एंड करेक्शन को ऐड कर देते हैं जो मेजर्ड लेंथ होती है उसमें। बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब जो आपके काम की लेंथ्स हो गई वो क्या हो गई? जो 52 है वो 53 बन गई, जो 48 है वो 50 बन गई। ठीक है बच्चों, और कुछ? डन बच्चों? पोटेंशियोमीटर के आपको दो रिजल्ट्स याद रखते हैं, है ना? एक होता है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ।
दैट इज डायरेक्टली E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2, जो मेजर्ड लेंथ है। जो दूसरा केस होता है वो होता है मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। तो बताओ उस केस में क्या बन जाता है फॉर्मूला। जो आपकी एक नॉन रेजिस्टेंस होती है R इंटू, क्या होता है बच्चों? ऐसा कुछ होता है ना, 1 - L2/L1, राइट। जिसमें कि L2 कौन सी लेंथ होती है? मतलब इस एक्सपेरिमेंट में हम करते क्या है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। हम इस तरीके से सर्किट बनाते हैं। नहीं, ये कंपैरिजन वाला। हाँ, कि सेकेंडरी में हमने एक तो E1 लगा दी, R डैश इंटरनल रेजिस्टेंस है जो हमें ढूंढनी है, R0 है रेजिस्टेंस जो कि नॉन रेजिस्टेंस है आपकी, ठीक है, जो आपने साथ में लगाई हुई है। तो आप दो सिनेरियोज में मेजरमेंट लेते हो। एक सिनेरियो जब आपने नीचे वाली की को क्लोज किया हुआ है, और एक सिनेरियो जब आपने नीचे वाली की को ओपन किया हुआ है। ठीक है, मतलब जब आपने की को ओपन रखा होगा तो ऑब्वियसली जो R0 रेजिस्टेंस है वो सर्किट में आई ही नहीं। ठीक है, जब क्लोज किया हुआ है तो R0 रेजिस्टेंस का भी सर्किट में रोल आ गया। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये दो लेंस होती हैं। तो ये बन जाता है आपका R0 × L1/L2 - 1। वो मैंने वहां उल्टा लिख दिया था। L1/L2 - 1 होता है बच्चों। L1 होता है जब की ओपन है, और L2 है जब की क्लोज्ड है। ठीक है जी। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन। फ्राइडे को हम शीट 3 की डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इन तीनों चैप्टर्स की। चलो, ओके बच्चों, बाय। हाँ, तनिष मैं भेज देता हूँ वो ग्रुप पे।